लास्ट क्लास में जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने मोलर कंडक्टेंस पढ़ लिया था। अभी ये छोटी सी चीज है जो आपको नोट डाउन करने हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मोलर कंडक्टेंस और या मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी का क्या फर्क पड़ता है डाइल्यूशन से। मतलब अगर मैं किसी सॉल्यूशन के अंदर पानी ऐड करता हूं तो पानी के एडिशन से क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं, ये जो छोटी सी चीज नोट करनी है वो क्या है, ये पहले आपने पढ़ा हुआ है। अगर हम बात करें तो ये है मेटालिक कंडक्टेंस। मेटालिक कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करती है। अब आप बताओ, द नेचर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। भैया मेटल कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना बढ़िया कंडक्टर होगा। सही बात है। कह रहे थे नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम। भैया बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन के मतलब चार्ज के कैरियर ज्यादा होंगे, और अगर चार्ज ट्रांसफर करने वाले कैरियर ज्यादा हैं तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टेंस ज्यादा होगा। टेम्परेचर, और हमने पढ़ा था टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस क्या होती है, घटती है। अगर हम बात करें तो ये नीचे है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, किस पे डिपेंड करती है, ये भी आपने पढ़ रखा है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस डिफरेंस वाली टेबल में मोस्टली चीजें हो गई थी, बट ये है जो थोड़ा बहुत रह गया था यहाँ कर लेते हैं। कह रहा था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो ऑब्वियसली कंडक्टेंस ज्यादा होगी, और वीक के केस में कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी। साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्वेशन। अच्छा बताओ, अगर बड़े साइज का आयन होगा, आयंस की मूवमेंट से ही कंडक्टेंस हो रही है। बड़े साइज का आयन मोटा तगड़ा मूव नहीं कर पाएगा। सही बात है ना भाई। पूरा सॉल्यूशन जो मेरे पास है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में दौड़ ही नहीं पाएगा वो, मोटे तगड़े होने की वजह से। तो भैया मूवमेंट स्लो तो कंडक्टेंस कम। फिर कहता है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन मतलब कितना आसानी से वाटर के साथ टूट जाए, और जब वाटर के साथ वो ब्रेक मतलब मिक्स होता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो भैया मतलब डिपेंड करता है किस पे, वाटर के साथ उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, सॉल्वेशन कैसा है। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, एंड इट्स विस्कोसिटी। अब सोचो, जो आपने सॉल्वेंट लिया है वो बहुत ज्यादा विस्कस है, गाढ़ा सॉल्वेंट है, तो इलेक्ट्रोलाइट पहले से मोटा तगड़ा हो और वो भी गाढ़ा सॉल्वेंट मिल जाए, भाग नहीं पाएगा वो। सही बात है। तो मूवमेंट में क्या होगी, दिक्कत होगी, इसलिए कंडक्टेंस में फर्क आएगा। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। भैया आपने इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल लिया है, 2 मोल लिया, जितना मोल इलेक्ट्रोलाइट लोगे, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन लोगे उतना ज्यादा आयंस होंगे, और जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगी। एंड टेम्परेचर के साथ आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिसोसिएशन बढ़ता है, और इसलिए कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये फटाफट इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो अब अगर आगे बात करें तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। क्या है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। तो पहली बात तो अगर किसी को ये क्लियर नहीं है तो मैं बता दूं, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, पानी ऐड करना। क्या ऐड करना, पानी। मतलब मेरे पास एक सॉल्यूशन है, कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसमें मैं और ज्यादा पानी ऐड कर दूं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। और सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर डाइल्यूशन होता है तो डाइल्यूशन से क्या चीज होती है, कंसंट्रेशन घटती है। मतलब एक बात ये भी पता होना चाहिए कि ऑन डाइल्यूशन कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो मतलब अगर कहीं ऐसा भी लिखा हो कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो उससे घबराना नहीं है। जो हम इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं डाइल्यूशन है, और डाइल्यूशन करने से कंसंट्रेशन क्या होती है, घटती है। अब अगर बात करें तो हमें डाइल्यूशन का इफेक्ट 2 चीजों पे पढ़ना है। पहला पढ़ना है कंडक्टिविटी पे, किस पे पढ़ना है, कंडक्टिविटी पे। अब अगर मैं बात करूं कंडक्टिविटी की तो इसको एक और नाम से जानते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको हम, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। अब आप मुझे बस इतना बताओ कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी क्या होती है। एक यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस जो होती है उसे क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। एक यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। पीछे डेफिनेशन में लिखवाया हुआ है। अब मेरी बात समझना ध्यान से, मेरे पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैं मान ले रहा हूं कि मेरे पास Na और Cl के आयंस हैं। लेट से एक आयन ये Na+ का है, Cl- का है, Na+ का एक और है, और ये Cl- का, ठीक है ना। यानी 2 Na के आयन है और 2 Cl- के। और मैं मान रहा हूं कि इस कंटेनर का वॉल्यूम जो है
वो कितना है? 1 लीटर है। कितना है? 1 लीटर। तो जब हम कंडक्टिविटी मेजर करते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम की मेजर करते हैं, सही बात है। तो अगर मैं बात करूं 1 ही लीटर है तो मैं ये बोल सकता हूं कि पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? यहां 4 हैं। नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू कितने हैं? 4। ये तो 4 तो दिख रहे हैं मुझे, सही बात है। अब मैंने क्या किया कि इस कंटेनर के अंदर मैंने कुछ चेंज नहीं किया, बस पानी मिला दिया। क्या मिला दिया? पानी। मतलब मैंने कर दिया यहां डाइल्यूशन। क्या कर दिया मैंने? डाइल्यूशन। थोड़ा सा इसको और इधर कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इसमें डाइल्यूशन कर दिया है। जब मैंने डाइल्यूशन किया तो मैं मान रहा हूं कि मैंने पानी जो है 1 लीटर सीधा मिला दिया है, और अब नया जो वाटर का वॉल्यूम है वो 2 लीटर हो गया। ठीक है। अब अगर मेरे से कोई पूछे पर यूनिट वॉल्यूम कितने आयंस हैं, तो सर 4 थे और 2 लीटर में है, तो 1 लीटर में कितने हैं? 2 आयंस हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर 1 लीटर में 4 आयन थे तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फ्लो होगी, या 1 लीटर में 2 आयंस हैं तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फ्लो होगी? 4 यानी नंबर ऑफ आयन जहां ज्यादा वहां, भैया आयंस ही तो इलेक्ट्रिसिटी के कैरियर हैं। चार्ज कैरियर कौन है? आयंस है। आयंस ज्यादा, करंट का फ्लो ज्यादा। आयंस कम, करंट का फ्लो कम। तो आपको क्या दिख रहा है? वॉल्यूम बढ़ाने पर यानी डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयंस कम हो जा रहे हैं। एज ए रिजल्ट क्या होना चाहिए? कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जानी चाहिए। तो सिंपल शब्दों में अगर मेरे से कोई पूछे कि सर कंडक्टिविटी के साथ क्या होगा, तो हम सीधा सीधा क्या बोलेंगे कि सर कंडक्टिविटी क्या करेगी? डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। अब पूछेंगे काहे, तो क्या बताओगे? बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है? डिक्रीज करते हैं। इसलिए सिंपल सी बात है कि कंडक्टिविटी क्या होगी, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगी? डिक्रीज करेगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलेंगे मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस पे। चले, तो अगर मैं आगे चलूं अब, तो मेरे पास अगला जो लिख लिया ना सबने, तो अगर मैं आगे चलूं तो मेरे पास अगला जो टॉपिक आता है बच्चे, वो सेकंड है मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी। अब आप मुझे बताओ मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी क्या होती है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जो कंडक्टेंस होती है, या जितनी भी कंडक्टेंस होती है, उसे क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। अब मेरी बात सुनो, अगर हम बात करें तो इसका सिंबल आपको पता ही होगा, यही वाला है ना? ठीक है। तो अगर हम बात करें, अच्छा इसका अलग अलग जगह पर अलग, कहीं बार ऐसा किसी ने ऐसे बना दिया होगा लेमडा एम, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी सिंबल यूज होता है। ठीक है ना? अगर हम बात करें इसकी, तो हमें 2 चीजों के लिए पढ़ना है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो फर्स्ट केस जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब ऐसे में क्या होगा इसको समझते हैं। ठीक है, अब सुनना, मैं कह रहा हूं मोलर यानी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस, यानी मैं कहीं वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूं। जब भी मैं मोल की बात कर रहा हूं और मोलर वर्ड की बात कर रहा हूं, मोलर, तो मतलब वॉल्यूम कितना होगा? 1 लीटर होगा। अच्छा बताओ, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो? 5 लीटर हो। मुझे इस बात से कोई फर्क पड़ता है? मैं तो 1 ही लीटर की बात कर रहा हूं। मोलर मतलब नंबर ऑफ आयंस इन 1 मोल, या नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर। यही तो हो रहा है। चाहे ये 10 लीटर हो, कुछ फर्क पड़ेगा? भैया नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर। मैं तो हर बार किसी की बात कर रहा हूँ? 1 लीटर की ही बात कर रहा हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है आपने 10 मोल ले रखा था, 50 मोल रखा था, कितना ले रखा था। 1 लीटर में 1 ही मोल होगा। 1 लीटर में कितना होगा? 1 ही मोल होगा, तभी 1 मोलर सॉल्यूशन होगा। अगर 2 मोलर बोल रहा हूं तो भैया 1 लीटर में 2 मोल्स होंगे। आप जो मर्जी करना है कर लो, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यहाँ वॉल्यूम वाला चक्कर तो खत्म हो गया।
क्योंकि हर बार क्या कर रहा हूं, मैंने एक मोल मतलब 1 लीटर के अंदर नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर दिए हैं। भाई मैं जितने भी मोलर बोल रहा हूँ उतने मोल्स होंगे। मैंने 3 मोलर बोला, मतलब 1 लीटर में 3 मोल। अब 1 लीटर में 3 मोल तो रहेंगे रहेंगे, चाहे सॉल्यूशन 10 लीटर का हो या जितने भी लीटर का हो, पर लीटर 3 मोल तो होंगे। अगर सॉल्यूशन कैसा है, 3 मोलर कंसंट्रेशन का है। सही बात है। तो अब यहां फर्क किसका पड़ेगा इसको समझना। अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो मोलर कंडक्टेंस होती है, अगर मैं इसको ऐसे इस वाले सिंबल से बना दूं तो ये इंक्रीज करती है। क्या करती है, इंक्रीज करती है। कहां पर, कब, ऑन डाइल्यूशन। क्वेश्चन क्यों और कैसे, कॉज तो पता होना चाहिए। तो सुना जानते, जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो डिस्टेंस बिटवीन द आयंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो डिस्टेंस बिटवीन द आयंस बढ़ जाएगी। पहले भाई वही आयंस कहां थे, 1 लीटर में थे, अब वो सारे आयंस कितने में हैं, 2 लीटर में हैं। तो आयंस के बीच में गैप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी डिस्टेंस बिटवीन द आयंस इंक्रीज करेगा। और अगर आयंस के बीच डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो आयंस यानी नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट कर रहे थे, वो अट्रैक्शन कमजोर हो जाएगा। और आपको पता है इंटर आयनिक अट्रैक्शन अगर ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। यानी रेजिस्टेंस क्यों है, ड्यू टू इंटर आयनिक अट्रैक्शन। अब आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दिया तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मतलब मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। रीजन क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन इंटर आयोनिक डिस्टेंस। किसकी वजह से, इंटर आयोनिक डिस्टेंस बढ़ने की वजह से बढ़ेगी। अब आ जाते हैं, दूसरा केस हमारे पास आता है सर, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां भी कुछ नया नहीं होगा, यहां भी बढ़ेगी, लेकिन हमने फिर दोनों को अलग क्यों पढ़ा। तो सुना ध्यान से, अगर मैं इसे 2 एरो बना दूं, इसका मतलब समझते हो, उसके कंपेयर में ये ज्यादा होगी और बहुत ज्यादा होगी। तो सर ये ज्यादा क्यों हो रही है, ठीक है बढ़ रही है, ठीक है ऊपर वाले में समझ गए, रीजन तो बढ़ने का ये हो जाएगा, लेकिन ये ज्यादा क्यों बढ़ रहा है। सही बात है। अगर आप बात करोगे तो ये डाइल्यूशन पर ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है, तो सर ऐसा क्यों शो कर रहा है। पहला रीजन तो एग्जैक्टली सेम, कॉपी पेस्ट, ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, वैसे एक्सप्लेनेशन और रीजन कारण कॉपी पेस्ट है। तो भाई पहला रीजन तो कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक। दूसरा रीजन अगर बात करूं तो वो क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डीओडी हमेशा 100% होती है ऑलरेडी। जब 100% पहले से ही डिसोसिएट कर चुका है तो फर्दर डिसोसिएशन होगा नहीं। तो जब 100% डिसोसिएट कर चुका है तो फर्दर डिसोसिएशन होगा नहीं। और अगर फर्दर डिसोसिएशन नहीं होगा तो भाई साहब और कोई फैक्टर तो है नहीं बढ़ाने वाला। लेकिन यहां सुनना, आयंस के बीच डिस्टेंस तो बढ़ ही रही है, लेकिन नंबर ऑफ आयंस भी तो बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे डाइल्यूशन करोगे, डिसोसिएशन 100% नहीं था तो मान लिया डिसोसिएशन 70% रहा हो, थोड़ा और डिसोसिएट कर जाएंगे, 80% रहा हो तो 80 से 90 हो जाएंगे। मतलब यहां डीओडी भी क्या करती है, इंक्रीजेज, डीओडी भी इंक्रीज करती है। इसीलिए डाइल्यूशन करने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसका एक ग्राफ है, बनाओ। अगर हम बात करें ग्राफ की, इधर हमने क्या लिया है, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, और इधर हमने क्या ले लिया, कंसंट्रेशन। क्या ले लिया है, कंसंट्रेशन। तो ये देखने को मिलता है, जब स्ट्रॉन्ग की बात करते हो तो स्ट्रेट लाइन आता है, और जब वीक की बात करते हो तो ये वाला ग्राफ बनता है। तो ऐसा ग्राफ अगर आपको दिखे, और ऑब्वियसली दिखेगा क्योंकि आता है, इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसा ग्राफ आपको दिखे तो जो स्ट्रेट लाइन है वो किसका होगा, स्ट्रॉन्ग का होगा। मतलब सुना, इसकी ऑलरेडी ज्यादा है, ग्राफ स्ट्रॉन्ग वाले के ऊपर बना है, मतलब इसकी है तो ऑलरेडी ज्यादा, स्ट्रॉन्ग की ज्यादा होगी, डेफिनेटली ज्यादा होगी, नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे, क्योंकि डिसोसिएशन क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन अब मैं पानी ऐड करना शुरू कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, पानी ऐड करना, क्या हुआ भाई, अगर मान लिया
मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन ले रखा था, उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल रखे थे, 1 मोल स्ट्रॉन्ग था 1 मोल वीक था, तो किसकी ज्यादा होगी? स्ट्रॉन्ग वाले की ज्यादा होगी कंडक्टिविटी एज कम्पेयर टू वीक वाला। तो मैं कह रहा हूं स्ट्रॉन्ग वाले का ऑलरेडी ज्यादा होता है। लेकिन अब आपने क्या किया, यहां देखो कंसंट्रेशन, सी स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन, हाँ वो बताऊंगा इक्वेशन से। इधर देखो यहाँ पे ये पॉइंट लेते हैं, अगर इस पॉइंट पर मैं देखूं तो कौन ज्यादा है? स्ट्रॉन्ग। वीक क्या है? कम है। अगर मैं इधर जाऊंगा ग्राफ में तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कम। कंसंट्रेशन कम होने का मतलब डाइल्यूशन। तो अगर मैं डाइल्यूशन करते जा रहा हूं तो देखो ये धीरे 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 बढ़ रहा है और अचानक से देखो शार्प राइज हुआ है बहुत तेजी से। लेकिन इसका देखो, इसका राइज उतना शार्प नहीं है, इसके जितना राइज नहीं है, यानी यहां इंक्रीज सडन और बहुत ज्यादा है और यहाँ इंक्रीज धीरे धीरे हुआ है। तो बढ़ कौन रहा है ज्यादा? डाइल्यूशन करने पर वीक वाले का बढ़ रहा है। तो नीचे वाला ग्राफ किसके लिए है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ग्राफ बना के क्या पूछते हैं? पहचान लो कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, पहचान लोगे ना कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक है। एक और चीज बताया है कि जब हम इस वाले ग्राफ को, यानी जो स्ट्रॉन्ग वाले का है, इसको हम एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं। एक्स्ट्रा प्लॉट का मतलब आगे एक्सटेंड करते हैं, तो एक्सटेंड करने पे हमें कुछ मिलता है और ये जाके मतलब इस एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा करेगा और जिस पॉइंट पर ये जाके कट करेगा ये क्या होगी? मैक्सिमम कंडक्टिविटी होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। इससे ज्यादा कुछ हो सकती है? डाइल्यूशन बिल्कुल इनफाइनाइट कर दिया। मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन में सॉल्यूट है ही नहीं, ना के बराबर है, सिर्फ पानी पानी भर रखा है आपने। तो मतलब मैंने बढ़ाते 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 मैक्सिमम जितनी हो सकती थी उसको कर दिया। इस मैक्सिमम वाले पॉइंट को इसी से लिखते हैं, बस ऊपर एक ऐसे नॉट का साइन लगा देंगे, या फिर कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, इसको एम लिखेंगे और ऊपर ऐसे इनफाइनाइट का साइन लगा देंगे। इसका मतलब होता है मैक्सिमम कंडक्टिविटी, मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। क्या है? मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। और इसी मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी को हम एक नाम देते हैं, और नाम क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या नाम है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और सिंबल तो आपको ऊपर दिख ही रहा है, क्या बोलते हैं इसको हम? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अगर एक चीज और आप देखो ध्यान से, तो जब हम रख दो यहां, तो अगर मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात करूं तो सुना ध्यान से, जब मैं यहां पीक वाले पॉइंट पे पहुंच रहा हूं तो आप कंसंट्रेशन यहां देखना 0 पे पहुंच चुकी है। कंसंट्रेशन 0 का मतलब सिर्फ पानी ही पानी है। इसे बोलते हैं बच्चे इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको हम? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब जितना डाइल्यूट करना था कर लिया, हो गया सब, और मैक्सिमम भी पहुंच चुके हैं, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो अगर कभी आपसे कोई पूछे कि सर ये बताओ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, तो आप क्या बताओगे? मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी कब? अगर आप मेंशन करना चाहो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इसी को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सिंबल या तो ऐसे ट्रायंगल बना के एम, ऊपर ऐसे नॉट लगा दो, या आपका मन करे ऊपर ऐसे इनफाइनाइट लगा दो। क्या लगा दो? इनफाइनाइट लगा। तो ये दोनों ही सिंबल्स हैं इसके। क्लियर बात? अब अगर आप इस ग्राफ से कुछ कंक्लूजन निकाल पा रहे हो, वैसे तो ये ग्राफ बनाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ जो है ऑन गार्ड, जो है क्या नाम है, ऑन सागर इक्वेशन है एक, उसके बेसिस पर। बट अगर हम बात करें तो आपको बस यहाँ छोटी सी चीज जो देखनी है वो क्या, कि यहां पर अगर हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ना, किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन कैसा होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा होता है? कंसंट्रेशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन कैसा होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। ये आपको पता होना चाहिए बस। और अगर आप यही स्ट्रॉन्ग के लिए रिलेशन दिखोगे, ये जो फॉलो करता है वो क्या करता है? डेबाई हकल ऑन सागर। हाँ, जो अभी मैं बता रहा था कि ये जो ग्राफ बनाया है हमने इस इक्वेशन के हिसाब से बनाया है, तो वो वही है। इसमें मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस बी रूट सी, जहां पर यहाँ पर बी क्या है? स्लोप है ग्राफ का। इसी इक्वेशन के हिसाब से ये बनाया हुआ है ग्राफ। ठीक है।
हाँ स्ट्रॉन्ग के लिए, और अगर वीक के लिए बात करें तो इनवर्स रिलेशन है, उसका कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ, वीक के लिए सही है। स्ट्रॉन्ग के लिए जो ग्राफ बना हुआ है वो किस पे बना है, डेबाई हकल ऑन सागर इक्वेशन। वैसे इक्वेशन नहीं है एनसीईआरटी में, बट ये ग्राफ इसी बेसिस पर बनाया गया है, डेबाई हकल ऑन सागर इक्वेशन। ठीक, यहां तक की बात हो गई। अब अगर एक चीज आप यहां देख रहे हो, तो जब हम बात कर रहे थे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो इसको ग्राफ को एक्सटेंड करके हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल पा रहे हैं। लेकिन अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करोगे तो क्या हम निकाल पा रहे हैं, कभी ग्राफ टच करेगा, नहीं करेगा। मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट का यहां से निकालना तो पॉसिबल नहीं है। तो नहीं पॉसिबल है तो हमारे पास एक तरीका है, और वो किसने बताया है, एक भाई साहब हमारे हैं, कोहलॉर्च नाम है उनका। क्या नाम है, कोहलॉर्च लॉ जो है। तो चलते हैं वहां पर, और उन्होंने हमें कैसे बताया है वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या निकालने के लिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। चलो अब सुनना ध्यान से, एक और बात पहले समझ लो कि अगर मान लिया मुझे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, लेट से ये इलेक्ट्रोलाइट मेरे पास क्या है, NaCl है। क्या है, NaCl है। तो कैसे निकलता है, सिंपल शब्दों में इतना याद रखना कि ये इक्वल होता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ईच आयंस, मतलब इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+। कितने आयंस बनेगा NaCl में, एक Na+ बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, Cl- बनेगा। तो भैया मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl- इनफाइनाइट वाली और किसकी, NaCl के, ये बराबर होगी। अगर मान लिया आपके पास कोई दूसरा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है MgCl2 की। किसकी निकालनी है, MgCl2 की। तो MgCl2 का याद रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए Mg क्या होगा, 2+, इसका +2, 2 Cl है ना, तो 2 से आगे मल्टीप्लाई करोगे और किसकी, एक Cl- की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये याद रखना। इसी हिसाब से हम जो कॉलर चला है उसमें सारे के सारे क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, चले आगे। तो आगे चलते हैं, हो गया होगा इतना तो पहले ही डालना है आप। कोलॉर्स लॉ, वैसे इसका पूरा नाम होता है कोलॉर्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। बाकी हम प्यार से वही छोटा वाला नाम ही जानते हैं। अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is the sum of limiting molar conductivity of its ions। यानी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके आयंस के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होती है। जो आपने पीछे पढ़ा बिल्कुल वही बात ही बता रहे हैं। मतलब जो आपने पीछे लिखा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एक बार यहाँ लिख दे रहा हूँ कि NaCl का जो था वो क्या था, Na+, ये 0 ही लगा यार, इनफाइनाइट फालतू का बनाने में टाइम लगता है, Cl-। ठीक है, तो इसके बराबर होगी, यही भाई साहब ये कह रहे हैं। अब इनसे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। क्वेश्चंस में आपको कुछ इलेक्ट्रोलाइट का डाटा दिया होगा और किसी एक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपसे पूछ रहा होगा। बेसिकली हम इसका इस्तेमाल ज्यादातर करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए। तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है Cl CH2 COO Na, Cl CH2 COO H, ही है ना, हाँ Cl CH2 COO Na है सॉरी।
और इसका मुझे दे रखा है कितना 224, कितना दे रखा है 224, और मुझे एक दूसरी वैल्यू दे रखी है NaCl के लिए, और इसका मुझे दे रखा है 38.2, कितना दे रखा है 38.2। फिर मुझे दे रखा है HCl के लिए, और इसका मुझे दे रखा है 203, और मुझसे पूछ रहा है कि आप ये बता दो कहाँ गया, CHCl CH2 COOH, Cl CH2 COOH, इसका बताना है क्वेश्चन मार्क। मतलब ऐसे ही आपको कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में दे देगा और किसी एक का पूछ लेगा। तो आप जो बचपन में लगाते थे ना इक्वेशन, कट पिट करके एक आध दो गायब करते थे और फिर बनाते थे, वही करना है यहाँ पे। अब देखो एक एक का अगर लिखते हैं हम, सबसे पहले अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे, आपको पता है आयंस कौन कौन से बने, एक आयन तो ये है पूरा और एक आयन ये है, सही बात है। तो मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मोलर कंडक्टिविटी Cl CH2 COO माइनस, सही बात है, प्लस Na आ जाएगा, तो प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी Na प्लस, और ये दोनों मिला के किसके बराबर हैं 224 के बराबर है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। फिर अगर हम इसका लिखेंगे तो Na प्लस क्या आएगी और प्लस क्या आएगा Cl माइनस क्या आएगी, और ये मिला के कितना हो जाएगा 38.2, 38.2, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद थर्ड में अगर लिखेंगे तो H प्लस की आएगी प्लस Cl माइनस की आएगी, और ये मिला के कितना होगी 203, दैट इज इक्वेशन नंबर। अब आप मेरी बात ध्यान सुनो, अगर आपको ये वाला इलेक्ट्रोलाइट चाहिए तो इसमें कौन कौन से आयन है, एक तो आयन है Cl CH2 COO माइनस और एक है H प्लस। तो आप देखो ये दोनों आपको चाहिए, मतलब आपके फाइनल रिजल्ट में एक तो ये आपको चाहिए और ये आपको चाहिए, बाकी सारे आपको कैंसिल आउट करने हैं। अब आप दिमाग लगाओ कैसे कैंसिल आउट होंगे। तो देखो ध्यान से, मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सेकंड इक्वेशन क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। अगर सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके आगे माइनस साइन लग जाएगा, यहां भी माइनस साइन लग जाएगा, और जब माइनस साइन लग जाएगा तो क्या होगा, इस Cl माइनस से और ये प्लस का Cl माइनस खत्म, भैया माइनस Cl माइनस और यहाँ प्लस Cl माइनस कैंसिल, यहाँ प्लस का Na और यहाँ माइनस का Na ये कैंसिल, तो नेट क्या बचा, अगर हम बात करें तो नेट क्या बचा है भाई साहब, ये बना है Cl CH2 COO माइनस बचा है, और प्लस क्या बचा है H प्लस बचा है। अच्छा आप बताओ हमने किया क्या है, यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड को प्लस किया है, सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया, यही किया है ना। हाँ तो फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस, ओ सॉरी फर्स्ट प्लस थर्ड ना, फर्स्ट प्लस थर्ड और माइनस सेकंड, यही तो हुआ है। अब बताओ फर्स्ट की वैल्यू कितनी थी, फर्स्ट की वैल्यू भैया 224, थर्ड की वैल्यू कितनी है 203 माइनस 38.2, ऐड करो तो जल्दी से। तो अगर आप ऐड करोगे तो 3 और 1 4 कितना हो जाएगा 7 एंड 0 एंड मतलब 2 हो जाएगा सीधा, और ये कितना 2 2 एंड 4, यानी 427 माइनस 38.2। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ रहा है, नहीं गड़बड़ बोल रहे हो, हाँ कितना आ जाएगा 300 आएगा, और 27 ही हो गया, और सब्ट्रैक्ट कर दो तुम 27 हो गया, 8 एंड 3 11, 11 और खत्म कर दो तो कितना बच जाएगा 89 बचेगा, 88 388.82 है ना, तो 388.8 आंसर आपका फाइनल आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद। क्लियर बात यहां तक, सही बात। अब सुनना, कई बार एक और चीज पूछते हैं यहां से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, क्या पूछेंगे अल्फा निकालने के लिए पूछेंगे, तो कैसे पूछेंगे इसके लिए एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी से देखते हैं, फिर आता हूं अल्फा पे भी, ठीक। एनसीईआरटी है किसी के बाद देखना क्वेश्चन कौन। तो सबसे पहले एनसीईआरटी का हम ये क्वेश्चन नंबर 3.9 2.8 नई एनसीईआरटी में, तो इसको देखना है। अगर हम बात करें
तो इसमें हमें कुछ बातें दे रखी हैं, उसको नोट डाउन करते हैं। क्या है, हमें दे रखा है क्या, ये वही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, सिंबल यही है, ठीक है ना। NaCl के लिए, HCl के लिए, NaAC के लिए दे रखी है। तो अगर मैं बात करूं NaCl की कितनी है बताना, तो 30, NaCl की कितनी है 126.4 ना, तो 126.4। और उसके बाद किसकी है, HCl की, HCl के लिए कितना दे रखी है 126, कहाँ गया 425.9। उसके बाद दे रखा है मुझे NaAC के लिए कितना है 91, NaAC के लिए कितना दे रखा है 91। ऑब्वियसली मोलर कंडक्टिविटी है, तो अगर आप यूनिट देखना चाहो तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होगा। यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो वैसे तो ठीक है, आप यूनिट लास्ट में लगा देना, अभी हम कैलकुलेशन वैसे ही कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कैसे लिखेंगे बताओ हम, सबसे पहले आयंस के फॉर्म में इधर लिखते हैं, तो आएगा Na प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन, और ये नॉट नॉट लगा देना, और ये बराबर होगा 126.4 के। यहां पर है H प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन, और ये बराबर है 425.9 के। और फिर अगर नीचे आए तो Na प्लस आयन प्लस AC माइनस आयंस, और ये बराबर है किसके 91 के। इक्वेशन नंबर 1 हो गई है, इक्वेशन नंबर 2 हो गई है, और ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई 3। अब जल्दी से बताओ मुझे क्या चाहिए, कहाँ गया HAC, मतलब क्या चाहिए होगा H प्लस चाहिए होगा और AC माइनस चाहिए होगा। इधर देखो, ये चाहिए और ये चाहिए, तो भैया इन दोनों को तो प्लस करना पड़ेगा, ये तो जेन्युइन बात है ना। इन दोनों को प्लस नहीं करेंगे दोनों साथ में कैसे आएंगे, तो इन दोनों इक्वेशन को तो ऐड करना है। मुझे Na बाहर करना है, Cl माइनस करना है, यानी फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, सिंपल सा फंडा है। यानी इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा क्या, नीचे बचेगा हमारे पास H प्लस बचेगा, AC माइनस बचेगा, और हमने किया क्या है, फर्स्ट तो सेकंड और थर्ड को ऐड किया है और फर्स्ट को माइनस कर दिया है, यानी सेकंड प्लस थर्ड माइनस फर्स्ट। आप इतना तो कर ही लोगे प्लस माइनस, तो इतना लिख के छोड़ना, और उसका एक क्वेश्चन आप लोग करना। कितना आ रहा है, एनसीईआरटी में सॉल्व किया है और आंसर आ रहा है 390 ना 0.5, अच्छा 390.5, हाँ ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आ गया इतना। अब आप लोग चाहता हूं ये क्वेश्चन करो, इसके लिए आपको क्या बोला जा रहा है कि ये वही है वैल्यू, ठीक है ना। CaCl2 की MgSO4 की क्या करना है, कैलकुलेट है। CaCl2 Mg बहुत आसान है, और आपको कह रहा है ये टेबल का इस्तेमाल करना है आपको, मतलब इंडिविजुअल आयन का दे रखा है तो बस ऐड करना है, तो और आसान काम है। मतलब क्या है, मुझे अगर CaCl2 का चाहिए तो मुझे पता है सर ये किसके बराबर होगा, Ca2 प्लस का होगा। हाँ ये तो मजाक वाला क्वेश्चन है, ठीक। और क्या होगा Cl2 है ना, और यहाँ आगे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सही बात है। और ये देखो किसका दे रखा है क्वेश्चन में, देखो Ca2 प्लस का 119 दे रखा है और Cl माइनस का 76.3 दे रखा है, तो वैल्यू रख के जोड़ दो मल्टीप्लाई करके। और जब ये कर लो तो एक चीज, एक फॉर्मूला और लिखना है, अल्फा। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और ये आता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है। अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी इससे क्या मिलता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिलता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार कंफ्यूजन होता है कि अल्फा नॉट मतलब लिमिटिंग वाला नीचे आएगा, तो दोनों पे एक पे ये नॉट नहीं लगाना था, लिमिटिंग वाला ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, दोनों क्या है मोलर कंडक्टिविटी है, एक लिमिटिंग है
और एक नॉर्मल मोलर कंडक्टिविटी है। तो अगर कभी कंफ्यूजन हो तो एक बात दिमाग में रखना कि इसको सॉल्व करके आंसर कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं आना चाहिए। 1 आ जाए चलेगा, लेकिन क्या नहीं आना चाहिए आंसर? ग्रेटर देन 1 इसको सॉल्व करके आंसर नहीं आना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 1 सॉल्व करके आ रहा है हाँ तो बस फ्लिप कर देना, अपने आप आंसर आपका सही हो जाएगा। समझ गया ना? कितना आ रहा है इसका भाई साहब देख लो, एनसीईआरटी में तो सॉल्व करके दे भी रखा है। 271.6 आ रहा है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें और एक किसका बोला था, MgSO4 की, तो अगर आप MgSO4 का निकाल लो तो कितना आ रहा है भाई साहब? कितना आया? 266 बस। ठीक है, तो देखो आप लोग निकाल कितना आ रहा है, Mg2+ का SO4 2 माइनस में जोड़ देना है। Mg2+ का दे रखा है 106 और SO4 2 माइनस का 160, तो जोड़ोगे तो 260 है M66। ठीक है, 266 तो आ जाएगा सीधा सीधा। तो आपको समझना ऐसे क्वेश्चन होते हैं, या तो किसी का दे रखा है किसी और का पूछ रहा है, तो आपको कट पिट करके इक्वेशन बना के निकाल देना है। और अगर डायरेक्टली पूछ लिया ऐसे, फिर तो इससे आसान और क्या ही हो सकता है। नहीं टेबल याद नहीं करनी, आपको दिया होगा। टेबल नहीं याद करनी है आपको, हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा कि ये वैल्यूज हैं और इसको सॉल्व करके बताओ। जैसे यहां भी देखो, जहां से बोला है तो टेबल रेफर कर दिया कि भैया पीछे आके टेबल देख लो, अदरवाइज आपसे बोल दो निकालो भाई, हमें क्या करना है, याद करो तुम। रेफर किया है मतलब हमेशा आपको वैल्यूज गिवन होंगी, ऐसा नहीं है कि सब आपको याद करने हैं, गिवन वैल्यूज होंगी। क्लियर है? तो यहां तक हो गया। बस आज की क्लास में हमने कॉलआउट्स लॉ तक खत्म कर दिया है। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, फैराडेज लॉ, कोरोजन और जो है सेल वगैरह बचे हैं। तो अगली क्लास में सबसे पहला हमारा टॉपिक जो होगा वो फैराडेज लॉ होगा। फैराडेज लॉ खत्म करने के बाद फिर सेल वगैरह और बैटरी वगैरह कोरोजन वगैरह है उसको एक क्लास में पूरा अलग से खत्म करेंगे। ठीक है ना? और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और मैंने बताया है इसी चैप्टर का यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट है अगले, मतलब इससे अगले से अगले संडे को। अगले संडे को तो फिजिक्स है, फिजिक्स में क्या है EM वेव का। उसके बाद उससे अगले संडे को क्या है, केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट होगा। तो जिसको डाउट होता है, कहीं क्वेश्चंस नहीं होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो पिछले 10 दिन में सॉल्व की जाएंगी आपकी।